फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स पेडागोगी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में क्या गणित में एक रचनात्मक कक्षा को प्रदर्शित करता है। तो पहले आपको बताते हैं रचनात्मक कक्षा से मतलब क्या है। क्रिएटिव क्लास, क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी से हमारा मतलब क्या है, रचनात्मक कक्षा किसको बोलेंगे, जिसमें किस चीज पे, प्रैक्टिकल पे जोर दिया जाए। किसी चीज को क्या किया जाए, कॉपी लिखने या रटने पे जोर न दिया जाए। किसी चीज को रचनात्मक तरीके से बताया जाए, कहीं पे जाके बच्चों को घुमा के दिखाया जाए या प्रैक्टिकल करके कुछ दिखाया जाए। तो उस तरह के क्लास को रचनात्मक कक्षा बोलते हैं। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो रचनात्मक कक्षा का उदाहरण। ठीक है, तो अब देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, योग के परिकलन संबंधी समस्या पर शिक्षक एक मौखिक परीक्षा ले रहा है और छात्र खड़े होकर उत्तर दे रहे हैं। मतलब से क्या कर रहा है, योग के बारे में जोड़ने की समस्या को लेकर टीचर पूछ रहा है और बच्चे जवाब दे रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें रचनात्मक कुछ नहीं। दूसरा क्या है, श्याम पट्ट पे विविध मतलब ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है टीचर पहेली को, और बच्चे बारी बारी से उन्हें बोर्ड पे जाके हल कर रहे हैं। तो ये भी रचनात्मक कक्षा का उदाहरण नहीं है। जहां भी बोर्ड आ जाए या कॉपी कर रहे हैं या लिख रहे हैं या टीचर लिखवा रहा है, इस तरह का क्लास कभी भी क्या होगा, रचनात्मक क्लास नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शन को तो आपको पहले ही रिजेक्ट कर देना है। अब आगे आते हैं, तीसरा कह रहा है शिक्षक कक्षा में नकली नोट, डंडियों के बंडल, गिनतारा, अबेकस लेकर आया है और स्थानीय मान सिखाने के लिए छात्रों को सामूहिक गतिविधि में लगाए व्यस्त रखता है। तो देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा था रचनात्मक कक्षा में क्या होता है, कुछ क्रिएटिव चीज होता है, प्रैक्टिकल करके कुछ दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, क्योंकि कह रहा है नकली नोट लाया है, बंडल लाया है, अबेकस लाया है, ये सब करके क्या प्रैक्टिकल करके उनको चीजें सिखा रहा है और बच्चे सामूहिक गतिविधि कर रहे हैं। तो ये रचनात्मक कक्षा का उदाहरण है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा होगा। ठीक है, अगला चौथा भी देख लेंगे, आंसर तो पता चल चुका है लेकिन चौथा भी देख लेते हैं। चौथा कह रहा है शिक्षक स्थानीय मान सिखाने के लिए डीम्स ब्लॉक का उपयोग कर रहा है और छात्र दिए गए उन दोषों के चरणों को लिखने में व्यस्त है। तो जहां ऐसे ऑप्शन आ जाए कुछ लिखने में व्यस्त है या टीचर लिखवा रहा है, वो रचनात्मक कक्षा नहीं है, वो सामान्य कक्षा है। तो इसलिए चौथा ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्लियर है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं हो सकता है। मतलब कक्षा 3 में आप विद्यार्थियों को क्या इनमें से नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, या आप क्या उम्मीद करते हैं कि बच्चे को नहीं बताया जाना चाहिए, मतलब कि जो कि तीसरे लेवल का नहीं है, उससे हाई लेवल का है या उनके लिए जरूरी नहीं है। तो पहला देखिए, जितना छोटा क्लास होता है उसमें किस चीज पे जोर होना चाहिए, जो एनसीईआरटी का शिक्षा पद्धति कहता है जितना छोटा क्लास है उसमें सबसे पहले चित्र के माध्यम से या प्रैक्टिकल करके कुछ दिखा के उनको उदाहरण दिखाना है, रियल लाइफ एग्जांपल से दिखाना है। तो ऐसा चीज करना है छोटे क्लास में, उनको सीधे थ्योरी पे नहीं ले जाना है या कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, हाथ की बालिश से पतंग की डोरी की लंबाई। हाँ, तो ये प्रैक्टिकल चीज है, बच्चे को क्या करना है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे बताएंगे वो नाप देगा। तो एक क्लास 3 के लिए ठीक है, हमें बताना है कौन सा क्लास 3 के लिए ठीक नहीं है। अगला कह रहा है दर्शाना कि 2 गुने 4 और 4 गुने 2 एक समान। क्या दर्शाना है, 2 गुने 4 और 4 गुने 2 एक समान। तो ये भी इजी है, बच्चा क्या दिखा देगा कि 2 गुना 4 करेगा, तो इतना तो तीसरे क्लास में बच्चा जानता ही है। 8 कर देगा, 4 दूनी करेगा 8 कर देगा, बच्चा दिखा देगा कि दोनों बराबर आ रहा है। तीसरा कह रहा है कि शब्द समस्या, वर्ड प्रॉब्लम, कि एक चॉकलेट का कीमत 5 है तो 3 चॉकलेट का कीमत क्या हो। तो ये भी ठीक है, ये गुना का बेसिक उदाहरण है। एक का कीमत 5 है तो 3 का 15 हो जाएगा। तो ये तीनों तो तीसरी कक्षा के लिए ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या कर रहे, 1/2 और 1/3 को हल करना। तो ये बट्टा का जो भिन्न है वो तीसरे स्तर का नहीं है, ये किस स्तर पे,
5वें छठे में जाके बट्टा का भिन्न पढ़ाया जाता है। तो ये जो है तीसरे क्लास के लिए उपयुक्त नहीं। आगे आते हैं। एक कह रहा है एक शिक्षक के लिए कक्षा में भिन्न का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त। शिक्षक को क्या करना है, बच्चे को भिन्न का परिचय देना है, भिन्न समझाना है। तो सबसे पहले समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझाने के लिए पहला चीज है प्रैक्टिकल करके दिखाना, उसको कुछ रियल लाइफ में एग्जाम्पल दिखाना, कुछ उदाहरण समझाना, उसके बाद चित्र वगैरह बनाना, उसके सबसे लास्ट में जाके उसको गुना भाग करना या जो लिखित प्रोसेस है उस पे आना। तो अब देखिए अगर उसको भिन्न समझाना है तो पहला कह रहा है क्या करना है, पानी से पूर्ण भरे हुए एक गिलास से 1/3 गिलास पानी पी लेने पर कितना पानी बचेगा। तो अब बताइए बच्चे को आपने भिन्न पहले बताया ही नहीं है तो वो बच्चा क्या समझेगा कि 1/3 का मतलब क्या होता है, उसके बाद बचेगा कितना। तो ये तो परिचय देने के लिए उपयुक्त नहीं है। बाद में जब आप उसको सिखा दें तो क्वेश्चन पूछने के लिए ठीक है, लेकिन कक्षा में उसको भिन्न का परिचय देना है, उसे सिखाना है कि भिन्न क्या होता है, तो ये उपयुक्त नहीं। दूसरा तो सीधे उपयुक्त नहीं है, सीधे अर्थ तो पूछना नहीं है 1/2 का अर्थ क्या है। बच्चे को भिन्न का मतलब नहीं मालूम है, उसको 1/2 का अर्थ पूछेंगे तो वो क्या बताएगा। तीसरा कह रहा है आप एक सेव को 4 दोस्तों में समान रूप से कैसे बांटेंगे। ये देखिए अब क्या है, भिन्न का परिचय देने के लिए ये चीज ठीक है, ये प्रैक्टिकल है रियल लाइफ में। एक बच्चे से पूछे कि अब क्या है, एक ही सेव है, 4 लोगों को बराबर बराबर बांटना है, तब बच्चा सोचना स्टार्ट करेगा कि क्या करना पड़ेगा, उसको काट के एक एक चौथाई देना पड़ेगा। तो ये जो तरीका है भिन्न का परिचय देने का ये सबसे उपयुक्त है। चौथा तो कार्य का है, तो क्या पूरा करने में 10 दिन लगता है, तो अभी कार्य और समय दूरी तो तीसरे लेवल पे बताना उचित नहीं है ना, उसको समझ आए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं आपके प्राथमिक छोटे स्तर पे गणित का आकलन करना है बच्चों, तो कौन सा उद्देश्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको यही चीज हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे ही प्राथमिक क्लास का बात आएगा प्रैक्टिकल वाला चीज जो होगा उस पर जोर देना है, लिखित पे नहीं आना है। तो पहला क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कह रहा है कौन सा उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण। तो पहला कह रहा है त्रुटि रहित परिकलन के लिए छात्र को निरंतर परीक्षा देना। तो ऐसा विकल्प तो कभी भी नहीं होगा, सीधे परीक्षा देना या लिखवाना या मार्क्स पे बेसिस पे जज करना, ये सब प्राथमिक स्तर पे उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पे उद्देश्य है उसका कॉन्सेप्ट मजबूत करना। दूसरा क्या है, प्रतिपुष्टि और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु बच्चे की प्रगति को एक समय अवधि में अंकित कर। अब ये ठीक है, ये क्या करना है कि बच्चे को क्या कर रहा है फीडबैक लेना, बच्चे से क्या करना, पूछना कि वो क्या सीख रहा है और ये समझने की कोशिश करना कि वो कहाँ पे गलती कर रहा है, और उस समय से उसको नोट करना कि कहाँ कहाँ बच्चा क्या नहीं समझ पा रहा है। मार्क्स तो बाद का चीज, वो क्या क्या नहीं समझ आ रहा है, क्यों नहीं समझ पा रहा है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, जब बच्चा नहीं समझ पाता है तो आपको स्टडी करना पड़ता है कि किस कारण से बच्चा नहीं समझ। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। तीसरा कह रहा है प्रदर्शन को सुधारने के लिए प्रतिस्पर्धा का सृजन करना। तो छोटे स्तर पर प्रतिस्पर्धा का सृजन करना अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है। चौथा है उनके प्राप्तांक के आधार पर श्रेणीबद्ध करना। तो ऐसा ऑप्शन तो कभी भी नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर हमारा मार्क्स देना या नंबर के आधार पर किसी से को जज करना, ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, श्रीमान हरि अपने कक्षा में विभिन्न प्रकार की रंगोली के चित्र प्रिंटेड दुपट्टे लेकर आए। क्या लाए, एक श्रीमान है टीचर जो है, उन्होंने कक्षा में लाए रंगोली के चित्र लाए और प्रिंट किया हुआ दुपट्टा लेके आए। अब कह रहा है ये जो साधन वो लाए हैं वो किस विषय या विषयों को पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त हो सकता है, इससे वो क्या पढ़ा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या, गुणनखंड और गुणज। तो अब रंगोली के चित्र और प्रिंटेड दुपट्टा से तो
गुणनखंड और गुणज बता नहीं सकते, भिन्न भिन्न नहीं बता सकते, स्थानीय मान भी नहीं बता सकते। बेसिकली वो लाए होंगे रंगोली चित्र या प्रिंटेड दुपट्टा, तो इसका उद्देश्य क्या होगा? बच्चों को अलग अलग आकृति और पैटर्न के बारे में बताना कि क्या क्या पैटर्न होता है। अलग अलग चित्र से वो क्या करेंगे, एक चित्र पे बहुत सारा बना देंगे और फिर उसको अलग अलग कलर से रंग देंगे, फिर पूछेंगे कि ये वाला रंग कितना भाग है, दूसरा रंग कितना भाग है। तो इस तरह से तो दूसरा ऑप्शन सबसे ज्यादा उचित है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा भी अभ्यास सबसे उपयुक्त रूप से यह दर्शाएगा कि आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों को अनुमान लगाने का कौशल अर्जित कर लिया है। अज्ञात राशि क्या होता है? जो मालूम नहीं है। तो आपको कह रहा है कि इनमें से किस विकल्प से आपको पता चलेगा कि बच्चे जो हैं वो अज्ञात राशि जो उनको मालूम नहीं है उसका वो अंदाजा लगा पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं? अंदाजा लगा पा रहे हैं, एस्टिमेशन कर पा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला क्या है? पैमाने का उपयोग करके रस्सी की लंबाई में। अब पैमाना मतलब मीटर या सेंटीमीटर, हमारे पास स्केल है, स्केल से रस्सी का लंबाई में। तो स्केल से तो आप सीधे रस्सी का लंबाई नाप देंगे, इसमें अनुमान लगाने का तो कुछ नहीं है। वो तो एग्जैक्ट आएगा कि हाँ रस्सी नापना है, अपने स्केल से नाप दिया कि ये 5 मीटर है या 6 मीटर है। तो इसमें अनुमान लगाने जैसा कुछ नहीं। दूसरा कह रहा है दशमलव संख्या का निकटन करना। दशमलव संख्या का निकटन करने का भी एक रूल है कि दशमलव के बाद 5 जीरो से ज्यादा होगा तो अगला लेंगे, कम होगा तो पिछला लेंगे। इसमें भी अनुमान लगाने का कुछ नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या है देखिए, पार्टी आयोजित करने की संभावित कीमत लगी। ये है, इसमें क्या है? अज्ञात राशि का अनुमान लगाना है। कैसे? अब बच्चे को क्या करना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा कि पार्टी के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, अब पार्टी में क्या क्या यूज होगा, क्या खाना बनेगा या क्या चीज आएगा, कोल्ड ड्रिंक में क्या आएगा। तो ये सब चीज क्या करेगा बच्चा? अज्ञात राशि पहले पता सोचेगा कि क्या क्या लाना है, फिर वो उसके हिसाब से उसका अनुमान लगाएगा कि क्या कितना खर्च किस पे होगा। तो ये जो है ये सही तरीका है अज्ञात राशि का अनुमान लगाने के लिए, बच्चे को ये काम दे। अंत में है एक वर्ष में परिवार के रविवारों की संख्या का अनुमान लगाना। तो किसी भी एक साल में रविवार की संख्या का क्या अनुमान लगाने का जरूरत नहीं है, हम तो वो एग्जैक्ट बता सकते हैं। हमें मालूम है कि फर्स्ट डे किस दिन से स्टार्ट हुआ। एक ये में क्या होता है, ईयर में 52 सप्ताह नॉर्मल होता है। अगर फर्स्ट सेकेंड डे कुछ पड़ गया होगा, सैटरडे संडे से स्टार्ट होगा तो एक बढ़ जाएगा, तो वो हमें कैलेंडर से सीधे हम एग्जैक्ट बता सकते हैं। इसमें भी अंदाजा लगाने का कुछ नहीं है। तो इसीलिए हमारा विकल्प नंबर 3 ही हमारा होगा। आगे आते हैं। आगे कह रहा है गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्न में कौन सा सही नहीं है। क्या पूछ रहा है? अवधारणा। अवधारणा समझते हैं आप? कॉन्सेप्ट। कोई भी चीज कॉन्सेप्ट क्या होता है? मान लीजिए हम किसी ने थ्योरम बनाया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या 180 होता है, तो ये एक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है। तो अब ये क्या कह रहा है? थ्योरी है। गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति अमूर्त है। क्या है? अमूर्त है, मतलब वो पिक्चर नहीं। तो सही बात है, अवधारणा अब ये फॉर्मूला जो होता है वो तो क्या है? सिद्धांत है, थ्योरी है। थ्योरी तो पिक्चर नहीं है, मूर्त नहीं है, वो अमूर्त है। तो ये वाला तो ठीक है। अब ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर में क्या पिक्चर? इसमें तो पिक्चर नहीं है। ठीक है, तो ये अमूर्त है। जो भी गणितीय फॉर्मूला है वो सब क्या है? अमूर्त है। दूसरा कह रहा है कि गणित में अवधारणाएं रैखिक रूप से व्यवस्थित होती, तो ये गलत है। अवधारणा जो है क्या व्यवस्थित नहीं होता है। अवधारणाएं कोई चीज पहले खोज हुआ, कोई चीज बाद में खोज हुआ, तो वो कोई फिक्स क्रम नहीं है, वो चेंज होते रहता है। या कोई चीज कुछ समय बाद गलत साबित हुआ, फिर कुछ और नया खोज हुआ, तो ये रैखिक रूप से व्यवस्थित नहीं होती। तो ये चीज गलत है। तो हमें यही बताना था। आंसर तो आ चुका है, आगे हम देखना चाहें तो और देख सकते हैं। तीसरा कह रहा है गणितीय अवधारणा प्रकृति से तर्क संगत होती। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, गणित बिना लॉजिक के तो है ही नहीं। गणित में लॉजिक का बहुत महत्व है। अब कह रहा है गणित में अवधारणाएं निगमनिक विवेचन या तर्कणा पे आधारित होती है। अवधारणा कोई भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है वो क्या, अब ऐसा तो नहीं है किसी ने कह दिया a+b² ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, इसको सबने ऐसे ही मान लिया। उसको तर्क की कसौटी पे आप चेक करेंगे संख्या रख के कि ठीक आ रहा है कि नहीं। तो गणित में कोई भी अवधारणा तर्क पे आधारित होता है।
तो ये भी ठीक है, केवल दूसरा जो है वो निश्चित नहीं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्री अयूब विभाजन भाग का सिद्धांत कक्षा में आरंभ करो। टीचर अपना विभाजन का और भाग का सिद्धांत बच्चों को बता रहे हैं। उन्होंने क्या किया, 3 शिक्षण गतिविधि की योजना बनाई। क्या बनाया उन्होंने, 3 योजना बनाई। ठीक है, अब उनका 3 योजना देखिए क्या है। एक है कि श्याम पट पर सरल विभाजन संबंधित कथन लिखकर उन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरणों से जोड़ें। क्या करना है, उन्होंने बोर्ड पे लिख दिया, विभाजन का कथन लिख दिया कि 20/5 बराबर 4। उसके बाद उन्होंने रियल लाइफ एग्जाम्पल से उसको समझाना चालू किया। कैसे कि मान लीजिए 20 सामान है, 5 लोगों में बांटना है तो कितने कितने रुपये मिलेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, बोर्ड पे लिख रहे हैं। तो ये बोर्ड पे लिखने का। अगला क्या कह रहा है, विभाजन की संभागी संरचना को विभिन्न चित्रों के उपयोग से। अब वो क्या कर रहे हैं, विभाजन की समस्या को वो चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। मान लीजिए उन्होंने 20 आम है, उसको क्या किया, 5-5 के समूह में बांट दिया। अब वो दिखा रहे हैं कि अगर 5-5 के समूह में बांटेंगे तो 4 समूह बनेंगे 20 के। तो इस तरह से वो चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। तीसरे में क्या कह रहा है, कई कंकड़ों या कंचों को समान संख्या के समूह में व्यवस्थित करना। कंचा ले लेना, गोली समझते हैं, या कंकड़ ले लेना, उसको अलग अलग समूह में व्यवस्थित करना। ये 3 चीजें। अब कह रहा है कि अच्छी तरह से अगर आप बच्चे को अवधारणा समझाना चाहते हैं तो आप कौन सा अवधारणा पहले बताएंगे, कौन सा बाद में बताएंगे। तो सिंपल चीज जो मैं आपको लॉजिक बताते आ रहा हूं कि सबसे पहला चीज क्या है, रियल लाइफ एग्जाम। सबसे पहले जो उदाहरण देना उसको, तो सबसे पहले क्या आएगा, तीसरा ऑप्शन आएगा। सबसे पहले उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना है कि क्या हुआ, कैसे होता है, क्या चीज है। तो प्रैक्टिकल करके कंचा लेके दिखाया उसको कि हाँ इसको समूह में अलग अलग बांटे। तो सबसे पहला है प्रैक्टिकल करके दिखाना। उसके बाद है चित्र वगैरह के माध्यम से दिखाना। ठीक है, और सबसे लास्ट में है कथन लिखना या स्टेटमेंट लिख के समझाना। तो ये ऑर्डर जो है, सही ऑर्डर कौन सा है, 3 2 1। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं को मानचित्रण, मैपिंग और दिक् स्थान संबंधित समझ की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित किसका एक संदर्भात्मक क्रियाकलाप के रूप में उपयोग किया जा सकता है। क्या कह रहा है कि बच्चों को क्या समझाना है, मानचित्रण, मैप के बारे में जानकारी देना है, और दिक् स्थान, दिशा के बारे में, या उनको डायमेंशन समझाना है, कौन सी आकृति 2 डायमेंशन है, कौन सी 3 डायमेंशन है, या दिशा का अवधारणा बताना है। तो इसके लिए इनमें कौन सा सबसे सही तरीका होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन देखते हैं। पहला, छात्रों को एक नक्शे पर 2 शहर के बीच की दूरी को मापने के लिए कहा। तो वो सीधे सीधे मापने के लिए कहेंगे, वो स्केल लेके माप देगा। इससे उसका क्या होगा, दिशा के बारे में या डायमेंशन के बारे में तो समझ विकसित नहीं होगा। वो सीधा माप देगा, या चित्र के बारे में, मानचित्र पे कैसे दिखाते हैं ये वो नहीं समझ पाएगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा कह रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, तो 5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा। तो ये तो सीधा गुणा का प्रश्न है। तो इसमें क्या है, इसका तो प्रैक्टिकल से या मानचित्र से कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और क्या कह रहा है, तीसरा है छात्रों को एक ही आकृति जैसे वर्ग, वृत्त इत्यादि को भी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रफल के साथ बनाने के लिए कहना। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, अगर वृत्त अलग अलग बनाएगा, या कागज पे वृत्त बनाएगा या वर्ग बनाएगा, तो उससे वो क्या मानचित्र कैसे समझेगा, या दिशा के बारे में उसका कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, या डायमेंशन के बारे में कैसे आएगा, जैसे रूम 3 डायमेंशन है कि 2 डायमेंशन है, ये तो नहीं आएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। चौथा है छात्र को अपने स्वयं के घर को कागज पर बनाने के लिए कहना, जिसमें विभिन्न कक्षों का सापेक्षिक आकार बना रहे हैं। अब ये देखिए, अब क्या होगा, अब ये सही तरीका है। बच्चे को क्या, मानचित्र पे चित्र बनाने के लिए आप कह रहे हैं, घर का वो चित्र भी बनाएगा, और अपने अलग अलग रूम का, विभिन्न कक्षों का अलग अलग रूम का सापेक्षित आकार बनाने के लिए भी कर रहे हैं।
तब वो बच्चा समझेगा कि अरे रूम में तो 3 डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, अब इसको चित्र पे कैसे दिखाएं, तो उस पे मानचित्र के बारे में और दिशा के बारे में उसकी स्थिति क्लियर होगी। तो ये हमारा चौथा जो है सबसे सुटेबल ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे कह रहा है निम्नलिखित में किसका नाम ज्यामितीय सिद्धांत के विकास से संबंधित। तो ये तो सबको मालूम है कि बैन हिले जो है उनका नाम जो है ज्यामितीय तर्क के अलग अलग उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, तो ये बैन हिले हो जाएगा। ये रटने वाला क्वेश्चन है, ये तो हमें बताने का जरूरत है। अगला कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम का निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा जो 2005 से 5 है, इसके अनुसार गणित के पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य या महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य है गणित पढ़ाने का या पाठ्यक्रम बनाया गया है, उसका क्या उद्देश्य। तो पहला कह रहा है गणित केवल अंक गणित है, तो केवल अंक गणित तो नहीं है, गणित ज्यामिति है या अलग अलग चीज है, ट्रिगोनोमेट्री है, तो अलग अलग चीजें हैं, इस तरह से तो नहीं कह सकते कि मात्र अंक गणित है। दूसरा कह रहा है प्रारंभिक कक्षाओं में औपचारिक कलन विधि पढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए, मतलब उसको क्या केवल स्टैंडर्ड जो जोड़ घटाव गुना भाग औपचारिक कलन विधि है वही सिखाया जाना चाहिए, तो ऐसा ऑप्शन तो कभी भी नहीं होगा, तो ये गलत है। तीसरा क्या है दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से गणित को प्रासंगिक बनाया जाए, ये सबसे सही विकल्प है। शुरू से कह रहा हूं मैं क्या कि जैसे पेडागोगी आएगा आपको समझना है, या प्राथमिक स्तर पे सबसे बढ़िया तरीका क्या है बच्चे को समझाने का, दैनिक जीवन का उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल समझाना है कि चीजें दिखा के कि हाँ ये चीज है, 20 चीज को इस तरह सजाएंगे तो क्या आएगा, तो ये ऑप्शन सबसे अच्छा है। चौथा क्यों नहीं है, ये कह रहा है प्राथमिक स्तर पर केवल गणितीय खेल और क्रियाकलाप पर बल देना चाहिए। कह रहा है केवल गणितीय खेल, क्यों गणितीय खेल पे ही, क्यों बाकी चीजों पे भी बल देना चाहिए, तो इसलिए ये भी गलत है, तो केवल तीसरा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक बच्चे को यो जोड़ने के लिए कहा गया, 87 और 16 को जोड़ने को कहा गया, बच्चे ने क्या किया, उसने नॉर्मल एक अंक का जोड़ देखा होगा, उसने दिमाग लगाया कि 7 और 6 13 और 8 और 1 9। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बच्चे को स्थानीय मान का समझ नहीं है कि क्या करते हैं, इधर 7 6 13 लेना है, हार्सिल जो है वो लेके इधर जोड़ना है, ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है, तो ये समझ बच्चे को नहीं है, तो इसीलिए क्या उसने गलती किया है। अब कह रहा है कि बच्चे ने जो गलती किया उसके बारे में आपका क्या कहना। तो पहला कह रहा है यह छात्र का साधारण त्रुटि है और अधिक प्रश्न देने से इसका सुधार किया जा सकता, तो ये तो गलत है, कितना भी प्रश्न आप देंगे उसका कॉन्सेप्ट ही गलत है। वो क्या कर रहा है, वो समझ रहा है कि इधर वाले को जोड़कर लिख देना है, इधर वाले को जोड़ के, तो ये उसका सोचने का तरीका ही गलत है, तो ज्यादा प्रश्न देने से तो ये सुधार नहीं हो। दूसरा कह रहा है कि बोर्ड पे लिखना चाहिए श्याम पट पे और स्टूडेंट को कॉपी में लिखना चाहिए, कह रहा है ठीक है, तो ये भी सही तरीका नहीं है, वो बोर्ड पे सीधे लिख देगा टीचर और वो कॉपी में लिख लेगा तो क्या समझेगा। तीसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तक में हल किए गए उदाहरण दिखाए जाने चाहिए और उसे हल करने के लिए समान प्रकार के 10 और प्रश्न देने चाहिए। अब वो कह रहा है बुक से कुछ क्वेश्चन दिखाने चाहिए और 10 और प्रश्न देने चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि पहला काम क्या है, बच्चे को आपको कॉन्सेप्ट समझाना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा गलती, बच्चा कहाँ गलती कर रहा है। तो अब चौथा क्या है, योग के समय पुनर्समूहीकरण और संख्या के स्थानीय मान की धारणा को मजबूत करना है, तो ये वाला सटीक ऑप्शन है, क्योंकि क्या करना चाहिए हमें, उसको बताना है कि इसको ऐसे नहीं जोड़ना है, ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है, इधर जो बचेगा वो जोड़ के इधर आएगा, तो ये चौथा ऑप्शन हमारा है। अगला कह रहा है कौन सा गणित जो है शिक्षण संबंधित से गणित शिक्षण संबंध अधिगम से संबंधित उपागम नहीं है। ठीक है, कौन सा है जो वो गणित के टीचिंग से संबंधित नहीं, ठीक है, तो आगमनात्मक निगमनात्मक ये तो है ही, समस्या समाधान ये भी है, विश्लेषण संश्लेषण ये भी है, ड्रिल और अभ्यास, ड्रिल और अभ्यास क्या, मैथ का उद्देश्य रटना नहीं है कोई चीज, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या कह रहा है 29वां, इन निम्न में से किसको रचनात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।
किसको हम रचनात्मक आकलन नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आपने देखा था रचनात्मक आकलन में क्या होता है, बच्चे को प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है, रटवाया नहीं जाता है, या उसका मार्क्स कितना आया इससे हम डिसाइड नहीं करते हैं कि वो कितना अच्छा है या बुरा है, हम उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसका अवधारणा क्या है। तो हमें बताना है कौन सा इसमें रचनात्मक नहीं है। तो उपाख्यात्मक रिकॉर्ड, उपाख्यात्मक रिकॉर्ड क्या होता है, बच्चे का जो पोर्टफोलियो होता है वो देखना, उसका क्रिएटिविटी क्या कर रहा है ये देखना, तो ये तो रचनात्मक है। दूसरा है सत्रांत परीक्षा, साल के लास्ट में जो परीक्षा है, तो ये रचनात्मक नहीं है। इसमें क्या टेस्ट होता है, इसमें केवल किसने कितना रटा है या कितना याद किया है वो चेक किया जाता है, तो वो गलत है, ये मतलब रचनात्मक आकलन नहीं है। तीसरा क्षेत्र भ्रमण प्रैक्टिकल है, पोर्टफोलियो है, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें जो हैं वो रचनात्मक है। केवल स्वतंत्र परीक्षा जो है साल के लास्ट में जो एग्जाम होता है वो रचनात्मक नहीं है, वो प्रोसेस का हिस्सा है, वो रचनात्मक हिस्सा नहीं है, सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। अब कह रहा है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किसको बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है, तो इसके लिए तो आपको सिमुलेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके लिए जानना पड़ेगा। तो इसमें सिमुलेशन में एक्चुअली क्या करते हैं, एक ही परिमाप वाले अलग अलग आकार ढूंढते हैं, उसमें हम फिट कर देते हैं कि ये वाला चीज क्या है। मान लीजिए परिमाप किसी चीज का फिक्स कर दिए, अब लंबाई चौड़ाई उसका क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई आयत है तो उसका क्या होगा, अगर 20 और 10 लें लंबाई चौड़ाई तब भी परिमाप 60 आएगा, लेकिन अगर हम क्या ले लें, अगर 25 और 5 ले लें तब भी 60 आएगा। तो इस तरह से सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में एक ही परिमाप वाले अलग अलग आकार ढूंढा जाता है। तो ये हमारा विकल्प नंबर 3 है। तो यही हमारे ऑप्शन थे। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में